Bismillahirrahmanirrahim. Green revolution is our topic today. First of all, let me see what is green revolution. Green revolution refers to a large increase in crop production by using modern agricultural techniques. Mean to say कि modern और जदीद agricultural techniques of production इस्तेमाल करके जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं तो हम उसको नाम देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का. या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की एक ये बेहतरीन डेफिनेशन है. द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द significant increase in agricultural productivity resulting from introduction of high yielding variety of grains or seeds, use of pesticides and improved management techniques. तीन चीजों की बात की. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी ऐसे सीड्स, ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जिससे यील्ड आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो. ऐसी इंप्रूव्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करना जिससे कॉस्ट कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा हो. और ऐसे पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात, स्प्रे वगैरह दवाइयां इस्तेमाल करना जिससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो. तो इन 3 से 4 टेक्निक्स को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काबिल जिक्र हद तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. तो इज इट क्लियर टू यू ग्रीन रेवोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? आई थिंक सो. No, moreover about the Green Revolution was based on the idea of agricultural revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन को दूसरे वर्ड्स में हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन इन फैक्ट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. मतलब ज्यादा ऐसी वैरायटी सीड्स की इस्तेमाल करके जो कि हाई यील्ड देते हैं, ज्यादा आउटपुट देते हैं. वीट की by Dr. Burlag in 1950. डॉक्टर बुर्लाग ने 1950 में ये कहा सीड्स को इस्तेमाल करके हम भी कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है. Dr. Burlag was the view that man should not entirely depend upon nature for the production of agricultural goods. यानी एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए डॉक्टर बर्लॉग ये कहता है कि आपको सिर्फ अल्लाह पे नहीं छोड़ देना चाहिए, आपको सिर्फ नेचर पे नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि मैन हिमसेल्फ शुड मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट बाय गॉड. बल्कि आदमी को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ा सके. डेफिनेटली मदद तो अल्लाह की होती है लेकिन बंदे को भी कोई कोशिश करनी चाहिए ना. क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? डॉक्टर बर्लॉग कहता है द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, उसको टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लानी होगी, नई से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी होगी. एंड देन लीव द रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दे, फिर अल्लाह जो है वो बरकत देने वाला है. जैसे वो आपने आपने वो सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यानी अगर वो कहता है कि फार्मर्स अपनी मदद आप करेंगे, जारी बात है फिर अल्लाह भी उनकी मदद करेगा. The technological and pesticides in evolving seeds of agricultural output which is known as green revolution. तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, मशीनरी में, पेस्टिसाइड्स में चेंजिंग आएंगी, तो ये सीड्स जो है बेहतर सीड्स की प्रोडक्शन होगी, और बेहतर सीड्स जब इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आएगी. ग्रीन रेवोल्यूशन thus is the breakthrough or remarkable increase in the quantity and quality of agricultural output through the institutional and technological reforms. यानी हम सिंपल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्लॉग हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ब्रेक थ्रू है और काबिल जिक्र ब्रेक थ्रू है, जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें एग्रीकल्चरल आउटपुट की इंक्रीज होती हैं. और वो कैसे कैसे इंक्रीज होती? एक तो वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करते हैं, मतलब अदारे, एग्रीकल्चर के अदारे, एग्रीकल्चर रिसर्च के अदारे या क्रेडिट के अदारे जैसे बैंक्स वगैरह बना के, और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करके, मतलब टेक्नोलॉजी को पहले से बेहतर करके
green revolution लाया जा सकता है according to Dr. Burlock I was talking about. Now factors that are responsible for green revolution. देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जिम्मेदार हैं, उनमें से कौन से हैं चांद एक मैं आपके सामने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रखना चाहता हूं. सबसे पहले मिरेकल सीड्स. मिरेकल सीड्स ऐसे सीड्स जो जिनको हम कहते हैं मुजजाती सीड, ऐसे सीड्स जिनको आप इस्तेमाल करें और वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहलाते हैं और उनकी वजह से आउटपुट ज्यादा होती. द यूज ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स has very much increased in the agricultural yield per hectare. पर हेक्टर yield को बढ़ाया जा सकता है हाई yielding variety seeds के साथ. अब देखो आप कहेंगे जी ऐसा कैसे, कोई एग्जांपल? यस, द एग्जांपल इज देयर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में yield of wheat 1189 kg पर हेक्टर थी 71 और 72 में, जो कि इंक्रीज हुई 2769 kg की सूरत में. पहले मतलब 1200 ऑलमोस्ट थी, फिर कितनी होगी जी? ये 2800 kg होगी पर हेक्टर यील्ड इसकी. 2006-7 की बात कर रहा हूं. तो ये किस वजह से? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से. ठीक है. सिमिलरली यील्ड ऑफ प्राइस which was 1554 kg per hectare 71-2, यानी 71-2 में 1554 kg उसकी जो प्राइस थी, लेकिन वो 2006-7 में बढ़ के कितनी होगी? 2107 पर केजी पर हेक्टर. तो देखो मिरेकल. लेकिन अभी करंट, अभी अगर हम बात करें 2020 की बात करें तो करंट जो है अभी जो यील्ड है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करके वो 3171 केजी पर हेक्टर है. ठीक है. तो ये सब किस वजह से है? ये जनाब मिरेकल सीड्स को इस्तेमाल करके इतनी यील्ड लाई जा सकती है. अब जब यील्ड बढ़ती है, आउटपुट बढ़ती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आता है जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. इसके बाद एग्रीकल्चरल रिसर्च है. बेटा एग्रीकल्चरल रिसर्च को हम एग्रीकल्चरल तहकीक भी कहते हैं. यानी अदारे जो हैं वो तहकीक करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके ये पता चलाते हैं कि कौन से सीड्स बेहतर है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, जिसके साथ हम एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट को बढ़ा सकते हैं. द एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑन हायर यील्डिंग प्लांट वैरायटीज, बेटर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े जो फसलों को खा जाते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करके उनको मार सकते हैं, and decrease have they resulted in higher production output. तो इस वजह से ये हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च की वजह से कि प्रोडक्शन हम पहले से ज्यादा ले रहे हैं. उसके अलावा फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद खुराक जो हम फसलों को देते हैं. The increased use of chemical fertilizer is now playing a key role in raising the agriculture production. हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक काबिल जिक्र हद तक रिमार्केबली हम इंक्रीज करें खादों का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके. नंबर 4 पे मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब हम जमीन के एक पैच पे एक टाइम पीरियड में ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करके भी यील्ड हासिल कर सकते हैं और दुनिया में ऐसा होता है. तो ड्यू टू न्यू सीड्स मैच्योरिंग अर्ली, मतलब ऐसे सीड्स जो हैं जो कि अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 2-3 माह में फसल दे देते हैं, क्रॉप दे देते हैं. इट हैज नाउ बिकम पॉसिबल टू गेट 3 or even 4 crops instead of 1 or 2 from the same piece of land in a year. एक साल में एक पीस ऑफ लैंड से हम 3 से 4 क्रॉप्स ले सकते हैं बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का 5वां फैक्टर है मॉडर्न मशीनरी. जदीद और मॉडर्न मशीनरी का फार्मर्स इस्तेमाल करके ग्रेजुअली ब्लॉक्स को जब वो मतलब रिप्लेस करते हैं जदीद मशीनरी से, जब वो कल्टीवेशन करते हैं, मॉडर्न मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा फॉर इरिगेशन. द टाइम सेविंग यूज, एक तो टाइम सेव होता है और मॉडर्न मशीनरी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल करके पॉसिबल होता है कि आप सोइंग अच्छी कर लें, आप ग्रो अच्छा कर लें क्रॉप्स को, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना आउटपुट ले सके.
अभी एक मैसेज आ रहा था कि मल्टीपल क्रॉपिंग का हमें समझाएं कि क्या होता है। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये कि आप एक टाइम पीरियड में एक जमीन के पैच पे एक टाइम में एक से ज्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग है। मतलब आपने बागात भी लगाए हुए हैं लेकिन जो उसका लोअर दरख्त तो ऊपर ऊपर होता है ना, जो जमीन की तय वहां पे आप कोई और भी चीज मतलब आप बीट वगैरह उगा सकते हैं या फिर आप फ्लावर्स या कुछ ऐसे सोयाबीन कुछ आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ही ये बनता है कि आप जमीन के एक पैच पे एक वक्त में एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। बूटिंग का मतलब होता है ज्यादा, मतलब उसको एक्सेलरेट करना। मॉडर्न मशीनरी का कॉन्सेप्ट आपने देखा। इसके अलावा सपोर्ट प्राइसेस है। सपोर्ट प्राइसेस असल में जो सपोर्ट प्राइसेस हैं, सपोर्ट प्राइसेस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्राइसेस फ्राहम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को, ताकि उनका मुनाफा इनहेंस हो, उनका जो उनका उनको बेनिफिट ज्यादा हो, वो इनकरेज हो और उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं और उसमें ज्यादा। The government of each country offer support prices to the growers so that agriculture creates potential for higher real income to the producers. तो ये support prices थी। इसके अलावा let me share you further factors which are responsible for green revolution. Processing, storage and marketing facilities. प्रोसेसिंग स्टोर, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आपकी क्रॉप्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोड्यूस होती हैं तो उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज का होना जरूरी है। फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केटिंग का होना जरूरी है और उनकी प्रोसेसिंग जो है वो करके आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज हैव बीन नो greatly improved and extended in almost all countries of the world. सारी दुनिया में ऐसा है। The increased agriculture production is put to profitable use. The provision of these facilities bring facility in prices of agricultural goods and ensure reasonable return to the growers. Growers को अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छा reasonable return मिलता है। वो फिर इसमें क्या होते हैं, इनकरेज होते हैं और इनकरेज होने के बाद वो ज्यादा जो है ना वहां से आउटपुट ले सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है। अलाउ नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा था। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन टाइम to farming communities enable it to carry out the agricultural operations reasonably. यानी अब आपने अगर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को रीजनेबली इंक्रीज करना है तो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज का होना जरूरी है, बैंकों का होना जरूरी है आपके पास, ताकि वो आपको इन टाइम ब्रिज लोन्स देके सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन इज कैरीड आउट बाय मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाइक लैंड रिफॉर्म्स हैं। मतलब आप लैंड रिफॉर्म्स कर दें, यानी जमीन की जो होल्डिंग्स हैं उनके जो मैनेजमेंट यूनिट्स हैं उनको चेंज कर दें। फ्लो ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, और मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक पहुंचाई जाए, फार्मर्स तक। तो दीज आर आल्सो अडॉप्टेड अलोंग विद बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी, और बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी से भी आप इंफॉर्मेशन को जो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं और उसे ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, ये 9th पॉइंट था। इसके अलावा इम्पैक्ट की अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी जो पैदावार है वो बढ़ती है। जारी बात है, पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हाई वैरायटी सीड्स जो है वो इस्तेमाल करके तो उससे जारी बात है शॉर्टेज जो है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन पहला जो है फर्स्ट जो है इसका इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का, और ये पॉजिटिव इफेक्ट है। उसके अलावा रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी वो सोसाइटीज, वो एरियाज जहां पे इम्बैलेंसेस है, मतलब कहीं पे ग्रोथ है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं पे बेरोजगारी है, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है
या रीजनल इम्बैलेंसेस है उनको रिड्यूस करने में मदद मिलती है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, वो एरियाज या वो फार्मर्स या वो किसान या वो एग्रेरियंस पीपल जो कि मतलब बदहाली का शिकार होते हैं वो भी खुशहाल हो जाते हैं और वो एट पार आ जाते हैं। उसके अलावा अनबैलेंस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, ये नेगेटिव इंपैक्ट है। अनबैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न हो जाता है क्योंकि जो क्रॉप ज्यादा यील्ड दे रही होती हैं फार्मर फिर उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं, तो अनक्रॉपिंग पैटर्न जो है ना वो अनबैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम अनबैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न को खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, चंद एक क्रॉप्स के ऊपर जब लोग तवज्जो देते हैं और बाकी कुछ और भी जो नेसेसरी और जरूरी क्रॉप्स होती हैं लेस प्रॉफिट होने की वजह से उनको वो कल्टीवेट करना छोड़ देते हैं। उसके अलावा सोशल इम्बैलेंसेस है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सोशल इम्बैलेंसेस भी आ जाते हैं कि जिन लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट होता है वो अमीर हो जाते हैं और जिन लोगों को बेनिफिट नहीं होता वो जारी बात है डिप्राइव ऑफ ही रहते हैं, तो सोशल इम्बैलेंसेस बहुत आते हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे एक तरफ इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट मिलती है क्योंकि उनकी मशीनरी बिकती है, उनके सीड्स बिकते हैं, ठीक है, और वो इनपुट्स देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट एक तरफ से डिक्लाइन भी होती है, वो लेबर मैनुअली जो काम कर रही होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मजदूरों की बात कर रहा हूँ, टेनेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनका फिर रोजगार खत्म हो जाता है क्योंकि उनको मशीनरी रिप्लेस कर देती है, उनकी जगह ट्रैक्टर थ्रेशर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो कम हो जाती है, यानी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, चूंकि मुनाफे ज्यादा होते हैं फार्मर्स के, तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर में पैसा लगाते हैं, सरमाया लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मशीनरी का और ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत होती है, तो वो मशीनरी बनाना शुरू कर देते हैं, ट्रैक्टर थ्रेशर हार्वेस्टर ड्रिल मशीन्स वगैरह वगैरह। तो मीन टू से कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन खत्म हो जाता है। डिफ्लेशन खत्म होता है जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, पैदावार ज्यादा हो जाती है, और इन्फ्लेशन उस कंट्रोल होता है क्योंकि आउटपुट और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रही होती है, शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब शॉर्टेज नहीं होती तो कीमतें भी नहीं बढ़ती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, इन्फ्लेशन खत्म हो जाता है, डिफ्लेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इसका। अवैस मजर, you've been removed due to annotation. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा इसके अलावा और कुछ फेलर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करूंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन फेल भी हो जाता है, ये देखें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो स्प्रे दवाइयां मेडिसिन या जहर वगैरह इस्तेमाल की जाती है कीड़े वगैरह मारने के लिए, जमीन के अंदर जब पानी उसमें मिक्स होता है वो ही वाटर वेपर ऊपर उठते हैं, बादलों की सूरत में पानी जब बरसता है तो वो कंटेमिनेटेड पानी वापस जमीन पे आता है, लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके अलावा हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन एमरेज होते हैं,